तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बदलने के लिए अधिक से अधिक निवेश और रोजगार की संभावनाओं को आगे बढ़ाने में हम सब योगदान देंगे। भाइयों बहनों, आपके द्वारा क्या योगदान दिए? यह स्कूल के निर्माण के लिए हो सकता है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के निर्माण के लिए हो सकता है, हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए हो सकता है, उद्योग के लिए हो सकता है। हर एक क्षेत्र में 25 सेक्टोरियल पॉलिसी हम लोगों ने तैयार की है और इन 25 क्षेत्रों में जहां कहीं भी आप निवेश करेंगे, जैसे निवेश करने के लिए एक सिंगल विंडो पोर्टल हम लोगों ने दिया है निवेश मित्र पोर्टल के रूप में, ऐसे ही निवेश के बाद सरकार से मिलने वाली इंसेंटिव का लाभ भी आपको ऑनलाइन ही आपके खाते में पैसा सीधे पहुंच जाएगा। आपको उसके लिए किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसकी व्यवस्था भी अब सरकार ने कर दी है और इसीलिए आज मैं आपके पास आपसे आह्वान करने के लिए आया हूं कि भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश देश का सबसे सुरक्षित प्रदेश बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुका है। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था देश के अंदर एक नजीर बनी हुई है। उत्तर प्रदेश को निवेश के सबसे बड़े गंतव्य के रूप में और उत्तर प्रदेश को आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में ये स्थापित करना है और इसके लिए प्रबुद्ध जनों को इस प्रकार का माहौल बनाना, एक और जहां इस कार्य को आगे बढ़ाना है और प्रदेश में अधिक से अधिक निवेश को आमंत्रित करना है, वहीं दूसरी ओर मैं आपका आह्वान यही करूंगा कि आपने डबल इंजन की ताकत और उसकी सामर्थ्य को देखा होगा। केंद्र और राज्य सरकार जब मिलकर के कार्य करती है तो जनता जनार्दन को जन शासन की सुविधा का लाभ प्राप्त होता है। इस सदी की सबसे बड़ी महामारी कोरोना के दौरान भी आपने देखा होगा, जब सरकार आपके साथ खड़ी थी, केंद्र और राज्य सरकार मिलकर के कार्य कर रही। नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। सीएम योगी आदित्यनाथ को सुन रहे थे आप। मुरादाबाद में 30 परियोजनाओं की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी है। तो चलिए अब ताबड़तोड़ अंदाज में खबरों का भी रुख करेंगे। रामपुर में सपा नेता आजम खान के खिलाफ एक और केस दर्ज हो गया। शहनाज नाम की महिला ने रामपुर के थाना गंज में कराया आजम खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आजम खान पर आरोप है कि महिलाओं के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। आपको बता दें कि आजम खान ने 29 नवंबर को मंच से जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि बच्चा मां के पेट में होते हुए बाहर आने से पहले पूछता है अपनी मां से कि आजम खान से पूछ लो मैं बाहर आऊं या नहीं। इस बात को लेकर नाराज थी महिलाएं। एटा में पीड़ित के कोर्ट से केस जीतने के बाद कमिश्नर के आदेश पर कब्जा कराने गई पुलिस और राज्य टीम पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया। ग्रामीणों के हमले में एक पुलिसकर्मी और पीआरडी का जवान घायल हो गया है। घटना की नाजुक स्थिति को देखते हुए 3 थानों की फोर्सेस को तैनात किया गया है। पुलिस 2 दर्जन हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चुकी है। गाजीपुर के जिलाधिकारी कार्यालय पर सरकार में महिला ने भू राजस्व अधिकारी और उनके पेशकार पर विपक्षियों से पैसा लेकर फैसला देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, उसका कहना है कि उनके पेशकार ने विपक्षियों से ज्यादा पैसे लेकर फैसला बदल देने का भी काम किया। हरदोई में 2 ऑटो चालकों में भिड़ंत के चलते मारपीट हो गई। मामूली बात पर दोनों ऑटो चालक आपस में भिड़ गए और एक दूसरे को जमकर पीटते नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। रायबरेली में शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों की टूटी फूटी सड़कें और जगह जगह पर फैली गंदगी शहर की पहचान बनती जा रही है। यही नहीं, मोहल्ले भर में दूषित पानी से डेंगू जैसी संक्रमित बीमारी फैल रही है। इन संक्रमित बीमारियों से बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन इन समस्याओं पर जिम्मेदार चुप्पी साधे हुए हैं। गुना में जिला महिला अस्पताल में डिलीवरी के लिए भर्ती कराई गई महिला की 2.5 साल की बच्ची अस्पताल से अचानक लापता हो गई। बच्ची के लापता होने के बाद अस्पताल में हड़कंप मच गया। पुलिस बच्ची की तलाश में जुटी हुई है। हालांकि देर शाम तक बच्ची का कहीं कोई सुराग नहीं लगा। अस्पताल के बाहर स्थित मेडिकल स्टोर के सीसीटीवी फुटेज के जरिए लापता बच्ची का पता लगाने की कोशिश की जा रही है।
कानपुर देहात में नवंबर महीने के अंत तक यातायात महीने में लगातार कार्रवाई की गई, जिसके तहत जनपद में कुल 1450 वाहनों के चालान हुए हैं। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को जागरूक करने का भी काम किया। बावजूद इसके लोग यातायात नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर पराटा भरते हुए अपने जीवन को दांव पर लगाते नजर आ रहे हैं। कन्नौज में पुलिस मुठभेड़ में हत्या का आरोपी पकड़ा गया। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि आरोपी मां बेटी की हत्या कर फरार घूम रहा था। तोलाग्राम थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले की ये पूरी घटना। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। मुठभेड़ में पैर में गोली लगने के कारण बदमाश घायल हो गया। बदमाश के पास से एक पनिया, 2 जिंदा कारतूस और 1 बुलेट भी बरामद हुई है। अमेठी में महिला के साथ ससुराल वालों ने जमकर मारपीट करी। पीड़ित महिला ने बताया कि ससुराल वालों ने उसे पिछले 12 सालों से लगातार प्रताड़ित करके रखा है। बारी बारी ससुराल के सभी लोग मारते हैं। वहीं शिकायत के बावजूद पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। पीड़ित महिला ने पुलिस अधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। आजमगढ़ पुलिस रेलवे स्टेशन पर आए एक प्रेमी जोड़े का दर्दनाक कदम उठाते हुए वो नजर आए। सनकी प्रेमी ने पहले प्रेमिका का गला काटा और खुद का गला काटकर गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल स्थिति में यात्रियों और स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस बुलाकर उन्हें अस्पताल भेजा। इस दौरान युवती की मौत हो गई और युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं पुलिस ने एक तरफा प्रेम प्रसंग का मामला इसको बताया है। कुशीनगर के नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने 4 ट्रैक्टर ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में एक युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हुई। ये घटना हाटा थाना क्षेत्र के महुआरी चौराहे का है। आगरा में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने अपने परिवार के साथ ताजमहल का दीदार किया, जिसके बाद शशि थरूर ने ताजमहल की खूबसूरती की जमकर तारीफ करी और पर्यटकों ने शशि थरूर के साथ सेल्फी भी ली। मैनपुरी में सपा के पूर्व विधायक राजकुमार यादव के घर में गैंगस्टर एक्ट के वंचित वारंटियों के छुपे होने की सूचना पर पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ ही क्षेत्र अधिकारी मौके पर पहुंचे। इस दौरान पूर्व विधायक के घर के एक कमरे की तलाशी ली गई। तलाशी के बाद घर में कोई भी वांछित आरोपी नहीं मिला है। मैनपुरी के विधानसभा कुरावली क्षेत्र में सपा के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव की पुलिस से झड़प हो गई। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की गाड़ियों की चेकिंग के दौरान पूर्व सांसद नाराज हो गए। इस पर धर्मेंद्र यादव ने वीडियो में पुलिस पर अत्याचार किए जाने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी आपको इसका जवाब देगी। आगरा में स्कूल जा रहे 5 साल के बच्चे को पुलिस की वर्दी पहने अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस परिजनों की शिकायत पर केस दर्ज करते हुए मामले की तफ्तीश भी कर रही है। सहारनपुर के चकरौता रोड पर बाइक सवार युवकों ने बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी। आपको बता दें कि हादसे में बुजुर्ग गंभीर तौर पर घायल हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पर पुलिस ने मामले में केस दर्ज करते हुए बाइक सवार युवक की तलाश शुरू कर दी है। देवरिया जनपद के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माण खंड कार्यालय का निरीक्षण किया, जिसमें अधिशासी अभियंता संजीव कुमार सिंह समेत कई अधिकारी शामिल रहे। हरिद्वार में प्रशासन ने एक बार फिर से अतिक्रमण के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। आज हरिद्वार के संत बाहुल्य क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत हुई। प्रशासन की टीम ने पुराना आरटीओ चौक से लेकर भारत माता मंदिर तक सिंचाई विभाग की भूमि पर किए गए अवैध अतिक्रमण पर जमकर पीला पंजा बरसाया। बांदा में जीआरपी उप निरीक्षक जयकरण सरोज ने भारी पुलिस बल के साथ रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर चेकिंग अभियान चलाया। चेकिंग के दौरान स्टेशन परिसर में हड़कंप मच गया, तो वहीं जीआरपी उप निरीक्षक ने ट्रेनों के अंदर जाकर बुजुर्ग और महिला यात्रियों से बातचीत भी करी, साथ ही सुरक्षा का पूर्ण भरोसा भी दिलाया। औरैया के अंतर्गत पड़ने वाले गांव
देईपुर में अन्ना जानवर की चपेट में आकर बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 2 लोग घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। झोला छाप डॉक्टरों की भरमार लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है। वहीं अमेठी में एक झोला छाप डॉक्टर के इलाज से मरीज का हाथ खराब हो गया। बुखार से पीड़ित मरीज को झोला छाप डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था, जिसका शिकार मरीज हो गया। तो वहीं पीड़ित ने झोला छाप डॉक्टर की शिकायत पर कार्रवाई की मांग की है। इस बीच आपको बड़ी और अहम जानकारी दे रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की। अखिलेश ने दोनों डिप्टी सीएम पर निशाना साधा है। एक तो डिप्टी सीएम नहीं, असिस्टेंट मंत्री हैं। दूसरे, स्टूल वाले कुर्सी नसीब नहीं होती। तो अखिलेश इन दिनों दोनों ही डिप्टी सीएम को अपने निशाने पर लिए हुए हैं। गाए बगाए मंच से दोनों को बोलते रहते हैं कि भाई हम अपने 100 विधायक आपको दे देंगे, मुख्यमंत्री बन जाइए। ऐसे डिप्टी सीएम बन के फायदा क्या कि आप एक सीएमओ का, एक डॉक्टर का तबादला नहीं कर सकते, नियुक्ति नहीं कर सकते। सीधे सीधे नेताजी या समाजवादी पार्टी के लोग न जुड़े रहे हों। अभी जब मैं मंच पे आया तो जो आयोजक है, मैंने उनसे कहा कि नेताजी आपके घर कितनी बार आए होंगे? तो बोले हमारे घर में तो न जाने कितनी बार आए हैं। और यहाँ जो जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता हैं, दुख सुख के समय पर अगर कोई आपके बीच पहुंचा है तो जब नेताजी रहे होंगे नेताजी पहुंचे, आज जब शिवपाल चाचा है तो वो आपके बीच में पहुंचे होंगे। इस विधानसभा को नेताजी ने हमेशा अपना परिवार माना और न जाने कितनी बार विधानसभा जसवंत नगर की बातें पुरानी बताते रहे होंगे। जो उनके साथ पत्रकार या कभी और बड़े नेता मिलते थे तो अपनी पुरानी घटनाएं जो जसवंत नगर में कभी हुई होंगी उनके बारे में बताते। एक और बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। अखिलेश यादव को आपने सुना, साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि चाचा शिवपाल अब आपका परिवार है। सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। सरेंडर कर दिया है। कमिश्नर ऑफिस पहुंचे थे सरेंडर करने के लिए इरफान सोलंकी। आगजनी और रंगदारी के मामले में फरार चल रहे थे इरफान सोलंकी, फिलहाल सरेंडर कर दिया है। तो सपा विधायक इरफान सोलंकी को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। इरफान सोलंकी कमिश्नर ऑफिस पहुंचे और सरेंडर किया है। जो जाजमऊ थाने के अंतर्गत मुकदमा दर्ज हुआ था, क्राइम नंबर 127/22, जिसमें विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी मुख्य आरोपी हैं। इन लोगों को लगातार पुलिस ढूंढ रही थी। नॉन अवेलेबल वारंट भी इशू किए गए थे। कई राज्यों में पुलिस ने दबिश दी थी। आज पुलिस के अथक प्रयासों के बाद इन्होंने अपने आप को पुलिस के सामने सीपी कार्यालय में प्रस्तुत हुए और आत्मसमर्पण। तो चलिए अभिनव ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में जुड़ गए। अभिनव, क्या कुछ अपडेट है कानपुर से? ऐसा क्या हुआ कि इरफान सोलंकी ने सरेंडर करने का फैसला किया और आखिरकार वो घड़ी आ गई? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जब बीती 8 नवंबर को ये मुकदमा दर्ज किया गया था सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई के विरुद्ध, तब जब पुलिस ने दबिश दी थी तो ये दोनों ही सपा विधायक और उनके भाई फरार हो गए थे। और इसके बाद से लगातार पुलिस का जो शिकंजा था वो सपा विधायक और उनके भाई पर कसता चला जा रहा था। पुलिस ने दोनों की गिरफ्तारी के लिए 60 टीमें बना रखी थी और कई राज्यों में पुलिस ने डेरा डाल रखा था। आज पुलिस एनबीडब्ल्यू जारी करा चुकी थी। पहले कोर्ट द्वारा दोनों का एनबीडब्ल्यू जारी था और आज पुलिस सीआरपीसी की धारा 82 के तहत मुनादी कराकर, एक जो कार्रवाई होती है मुनादी कराकर आगाह किया जाता है, 2 गवाहों के सामने नोटिस चस्पा की जाती है। तो आज ये नोटिस चस्पा हो सकती थी और कल कुर्की के आदेश हो सकते थे। शायद इसी का डर तो था, जो इतना पुलिस ने शिकंजा बिल्कुल कस दिया था। तो सपा विधायक कुर्की के डर के चलते, कुर्की से बचने के लिए आज सरेंडर करने पहुंचे और यहाँ कानपुर के कैंप कार्यालय, कमिश्नर कैंप कार्यालय में उन्होंने अपने भाई रिजवान सोलंकी के साथ और साथ में जो सपा के और विधायक हैं यहाँ पर अमिताभ वाजपेयी और मोहम्मद हसन रूमी वो भी मौजूद रहते हैं, इनकी मौजूदगी में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। बिल्कुल अभिनव, आगामी कार्रवाई के बारे में कोई डिटेल आपके पास है जो आप दर्शकों को दे सके कि आखिरकार अब आगे क्या कार्रवाई होगी?
जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि जाजमऊ थाने में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें आज सपा विधायक ने सरेंडर किया है, इसके बाद अभी उनको पुलिस लाइन में रखा गया है। थोड़ी देर में न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा और पुलिस रिमांड लेने की पूरी तैयारी कर रही है। पुलिस रिमांड एप्लीकेशन डालेगी और जो भी विवेचना से जुड़े तथ्य होंगे, इस मुकदमे से जुड़े तथ्य होंगे, वो सपा विधायक से जानने की कोशिश करेगी, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही सपा विधायक और उनके भाई फरार हो गए थे। फिलहाल न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा, तो हो सकता है कि न्यायालय के द्वारा उनको जेल भी भेज दिया जाए, पुलिस को रिमांड ना दी जाए। पूरा जो वो होगा वो न्यायालय की कार्रवाई के ऊपर ही निर्भर करेगा। हालांकि इस बीच पुलिस ने कानपुर के ग्वालटोली थाने में सपा विधायक और उनके भाई के विरुद्ध एक गंभीर धारा में मुकदमा दर्ज किया है। सपा विधायक पर आरोप था कि वो अशरफ अली बनकर उन्होंने हवाई यात्रा करी और मुंबई पहुंचे थे, जिसमें धोखाधड़ी और कूटरचित दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में ग्वालटोली थाने में भी मुकदमा दर्ज किया गया है। तो पुलिस इन दोनों ही मुकदमों को अपना ग्राउंड बना रही है और इसी के चलते पूरी तरह से रिमांड लेने की तैयारी में है। चलिए, बहुत शुक्रिया अभिनव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो अभिनव जुड़े, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि इरफान सोलंकी ने अपने भाई रिजवान और 2 अन्य सपा नेताओं के साथ में सरेंडर कर दिया है और अब उनसे पूछताछ का क्रम जो है वो आगे बढ़ेगा। हालांकि जो अहम मुद्दे हैं 2, उनको ही पुलिस ने अपना ग्राउंड बनाया है, जिस पर ये पुलिस पूरी कार्रवाई अमल में लाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको ज्ञानवापी से जुड़ी हुई देंगे। ज्ञानवापी से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में फिलहाल सुनवाई टल गई है। कंडोलेंस की वजह से ये सुनवाई नहीं हो सकी। फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होनी थी, फिलहाल सुनवाई नहीं होगी। कोर्ट ने अगली तारीख 5 जनवरी सुनिश्चित करी है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष जवाब दाखिल करेगा, उसके बाद ही कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। धर्मेंद्र हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, क्या कुछ अपडेट है? कई बार ऐसा देखने को मिला है कि ज्ञानवापी मसले में कंडोलेंस की वजह से या फिर वकील की डेथ हो जाने की वजह से या किसी अन्य वजह से सुनवाई में अटकल आती रही है और आज फिर ऐसा ही हुआ। देखिए पूजा, सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा, क्योंकि मामला न्यायालय का रहा और अधिवक्ताओं में कुछ रोष रहा किसी चीज को लेकर, जिसपे अधिवक्ताओं ने पत्र दिया था और संभावित ये था कि 12 बजे से श्रृंगार गौरी मामले में जो है सुनवाई प्रारंभ की जाएगी और सुनवाई के लिए अधिवक्ताओं ने जो ही कोर्ट का रास्ता तैयार किया और वहां पे जाते ही तब तक कंडोलेंस हो गया और सुनवाई की अगली नियत तारीख 5 तारीख रख दी गई। क्योंकि लगातार ऐसे कई डेट पड़े जिसमें कि पूर्णतया कंडोलेंस की वजह से वो डेट बढ़ाना पड़ा, न्यायालय को अग्रिम डेट देना पड़ा। तो कहीं ना कहीं आज भी उसी तरीके से कंडोलेंस की वजह से चलते जो श्रृंगार गौरी की अहम सुनवाई होनी थी और फास्ट ट्रैक कोर्ट में भी आज सुनवाई किरण सिंह बिसेन की याचिका पर होनी थी दोनों मामलों में, तो वो दोनों मामलों की तारीख नियत तिथि 5 जनवरी कर दी गई और 5 जनवरी को अगली सुनवाई की जाएगी। और दोनों पक्षों को न्यायालय ने यह भी हवाला दे दिया है कि दोनों पक्ष वहां अपने सारे साक्ष्यों के साथ प्रस्तुत हों, क्योंकि मामला हाईकोर्ट में भी चल रहा है। तो दोनों चीजों को देखते हुए यहाँ कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जितने साक्ष्य हों, चाहे मुस्लिम पक्ष हो चाहे हिंदू पक्ष हो, दोनों साक्ष्यों को लेकर प्रस्तुत होगा 5 जनवरी को। पूजा, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फिलहाल सुनवाई को टाल दिया है और 5 जनवरी की तारीख सुनिश्चित हो चुकी है। गाजीपुर में दिसंबर की पहली सुबह ही कोहरे से अपनी चादर बिखेरे हुए थी और सड़कों पर अंधेरा छाया रहा। दुर्घटनाओं की आशंका के बीच में वाहनों की आवाजाही दमी रही और दिसंबर महीना शुरू होते ही कोहरे ने अपना कहर दिखाना शुरू कर दिया है। दिसंबर के पहली सुबह कोहरे ने अपना चादर बिखेर दिया है और तेज ठंड ने दस्तक दे दी है। इसको देखते हुए सड़कों पे वाहनों का आवाजाही धीमी रही और आशंका जताई जा रही है कि अगर वाहनें जो है कि तेज गति से चली तो दुर्घटनाएं की आशंका बनी रहेगी। प्रमोद कुमार, जनता टीवी के लिए, गाजीपुर। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सरकार ने धर्मांतरण कानून में बदलाव करके धर्मांतरण कराने वाले 10 साल की अगर कोई धर्मांतरण कराता है तो उसको 10 साल की सजा और 50,000 तक के जुर्माने की सजा तय कर दी है।
हरिद्वार के साधु संतों ने धामी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है और इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। धामी सरकार का आभार व्यक्त करते हुए साधु संतों ने साफ तौर पर कहा कि इससे प्रदेश में धर्मांतरण पर रोक लगेगी। आज बड़े स्तर पर साजिश के तहत देश में धर्मांतरण कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, साधु संतों ने दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड के लिए धर्मांतरण को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि अब कोई भी गैर हिंदू सनातन धर्म के बच्चों को बहला फुसलाकर जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकता। इसलिए वो अन्य प्रदेशों की सरकार से भी मांग करते हैं कि उत्तराखंड के तर्ज पर ही वो अपने राज्यों में धर्मांतरण कानून को और सशक्त बनाए। बहुत बड़ा षड्यंत्र है हमारे भारतवर्ष के लिए, हमारे सनातन धर्म के लिए, हमारे हिंदू धर्म के लिए विश्वव्यापी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो हमारे यहाँ धर्म के नाम पे लोगों को तोड़ने का जो कार्य हो रहा है और लोग गुमराह होकर के जो दूसरे धर्मों में लोग जाते थे, इस तरह के जो अब लोग कोई गुमराह नहीं होगा और ऐसा कानून बना दिया। होने से पहले लोगों ने सोचना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा धर्मांतरण कानून को लाने का एक ऐतिहासिक कार्य किया है, जिसके द्वारा हिंदू समाज को एक नई दिशा मिलेगी, क्योंकि इस कानून के आने से गैर हिंदू धर्म के लोग अपने नाम परिवर्तन करके हिंदू धर्म के बच्चों को बरगला कर उन्हें शादी के लिए विवश कर उनकी हत्या तक कर देते थे। इस कानून से लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। नमस्कार।